In today's lecture of algebraic number theory, we are going to discuss about the fields in which fundamental theorem is false. लास्ट लेक्चर में हमने यूनिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि क्यू रूट 2 की क्या क्या यूनिटीज़ होती हैं, और आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कुछ ऐसी फील्ड एग्जिस्ट करती हैं जिसमें हमारी जो फंडामेंटल थ्योरम है वो ट्रू नहीं होती. तो जैसे कि कुछ फील्ड जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, लाइक Q1, Q आयोटा, Q रो एंड इन Q रूट 2, फंडामेंटल थ्योरम जो है वो ट्रू है. बट अगर हम कुछ ऐसे केसेस ले लें लाइक Q रूट M में सारे ऐसी फील्ड नहीं होती जो ट्रू हो. लाइक अगर हम -5 ले लें M की वैल्यू, तो इस केस में ट्रू नहीं है. अगर मैं रियल फील्ड की बात करूं तो M = 10 में भी फंडामेंटल थ्योरम फॉल्स आती है. अब हमने M = 10 के केस में इसको रियल इसलिए बोला है क्योंकि -5 के केस में ये अंडर रूट में जब हम -5 लिखते हैं तो ये एक इमेजनरी हो जाता है, क्योंकि अंडर रूट -1 अंडर रूट में नेगेटिव साइन है तो वो आयोटा हो गया. तो इसी चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे Q रूट -5 और Q रूट 10 में इन दोनों फील्ड्स में हमारी अर्थमेटिक जो थ्योरम है, अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वो फॉल्स आ रही है. अब ये थ्योरम है क्या, सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमें फॉल्स दिखाना किसको है. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंगली हम एक नंबर को फैक्टराइज कर रहे हैं तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा. मतलब कि किसी नंबर को हम प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, और हम उसको लिख तो सकते हैं, साथ के साथ वो यूनिक होती है उसकी रिप्रेजेंटेशन. तो किसी एक नंबर को हम डिकम्पोज कर सकते हैं, डिकम्पोज करके लिख सकते हैं प्राइम्स में, और वो यूनिक होता है. अब इसी चीज़ को हम शो करेंगे यहाँ पर कि ये चीज़ ट्रू होल्ड नहीं कर रही. लाइक अगर हम पहले केस की बात करें जिसमें हम -5 ले रहे हैं, सो कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूं तो -5 4 से डिवाइड करेंगे तो आई विल गेट रिमाइंडर 3, या फिर आप इसको ऐसे समझ लो, आप 3 को शिफ्ट करोगे सो दिस विल बी -5 -3 -8, तो ये 4 से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा. तो -5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 4, सो द इंटीजर्स ऑफ Q रूट -5 आर A + B रूट -5. अब इस फील्ड के जो आपको इंटीजर्स मिलेंगे, जो नंबर्स मिलेंगे, वो किस फॉर्म के होंगे, A + B रूट -5 के. अब मैं इनमें अगर प्राइम्स की बात करूं तो 4 प्राइम्स हमारे पास हैं. द 4 नंबर्स 2, 3, ये आपको पता है प्राइम है 2, 3. देन 2 प्राइम्स और कौन कौन से हैं इस फील्ड के. अब हम पर्टिकुलरली इस फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो 4 नंबर मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ वो किसके प्राइम है, Q रूट -5 के प्राइम है. यहाँ पे जो 2 प्राइम्स हमने लिखे हैं 1 + रूट -5 और 1 माइनस रूट -5. अब देखो हमने एक पहले नंबर ले लिया, ये 1 + अंडर रूट -5. अब हम इसको फैक्टराइज करके लिख रहे हैं कुछ इस फॉर्म में, और ये जो दोनों हमने नंबर्स लिए हैं जो हम इसके प्रोडक्ट में शो कर रहे हैं, आप ध्यान दो कि ये भी हमने किससे लिया हुआ है, Q रूट 5 से ही लिया हुआ है, Q रूट -5 से लिया हुआ है. तो फॉर्म बिल्कुल ऐसी ही रखी गई है, जो फील्ड है वैसा ही उसका एलिमेंट दिखाई देगा. तो हमने ले लिया A + B अंडर रूट -5 और C + D अंडर रूट -5. अब मैं इसका नॉर्म लेती हूँ तो इस केस में Q रूट M के केस में नॉर्म कैसे डिफाइन होती है, x² -my². तो इसमें ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस M के केस में यहाँ पर -5 आ जाएगा. अब क्योंकि अंडर रूट में जो होता है वो हमारे पूरी M की वैल्यू होती है. नॉर्म हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. और y² क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर दिस विल बी 1. तो ये सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 6. तो लेफ्ट हैंड साइड पे 6 आ गया, और इसका नॉर्म निकालेंगे तो A², और यहाँ पर ये हो जाएगा -+ एंड 5b². अगेन इसका नॉर्म निकालेंगे तो C² + 5d². तो इसका नॉर्म निकालने पर हम क्या देख रहे हैं कि 6 को हम इस तरीके से प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं. अब हमें पता है कि अगर मुझे 6 को लिखना है और मैं इसको फैक्टराइज करके लिखती हूँ तो कैसे लिखा जा सकता है इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में. 6 = 2 × 3, 2 3 6 होता है.
अब जो मैंने यहाँ पर फॉर्म लिखी है कि 6 को हम इस तरीके से फैक्टराइज करके लिख सकते हैं, लाइक a² + 5b², मैं पहला ही फैक्टर ले लेती हूँ। तो यहाँ पे जो पहला फैक्टर है या तो फिर वो 2 होगा या तो वो 3 होगा, दोनों में से कुछ भी एक हो जाए। इफ़ नाइदर फैक्टर इज यूनिटी, इसमें से एक भी यूनिटी नहीं होगा, क्योंकि अभी हम प्राइम होने की बात कर रहे हैं और फंडामेंटल थ्योरम की बात कर रहे हैं, तो हम इसको डिकम्पोज कर रहे हैं प्राइम में। सिंस नाइदर 2 nor 3 इज ऑफ द फॉर्म, अब ये जो फॉर्म हमने लिखी है a² + 5b², इसमें से कोई भी फॉर्म हम 2 नहीं, मतलब अगर मैं बनाना चाहूँ कि उसको मैं 2 बना दूँ या फिर 3 बना दूँ, तो मैं नहीं बना सकती। दोनों में से कोई भी वैल्यू इस फॉर्म की नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 + √-5 इज प्राइम। पहले आप यहाँ तक समझो कि अभी तक हमने जो किया ना, वो हम बेसिकली ये शो कर रहे हैं 2, 3 तो आपको पता है कि ये प्राइम है। अगर मैं इन दोनों नंबर्स की बात करूँ कि ये कैसे प्राइम है, तो हमने दिखा दिया कि इस फील्ड का हमने ये नंबर लिया था, ठीक है, और इसको हम 2 प्राइम्स की प्रोडक्ट में या फिर इसको हम लाइक कंपोजिट में आप क्या बोलते हो कि इसको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, बट प्राइम को नहीं लिख सकते। तो वही चीज़ अभी जस्ट हमने शो करी कि हम इसको फैक्टराइज करके नहीं लिख पा रहे। हमने उसका नॉर्म निकाला, 6 आया और वो 2 × 3 की फॉर्म में लिखा जाना था। बट यहाँ पे जो फॉर्म हमें मिल रही है 6 = k, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो हमें फॉर्म मिल रही है, उसको हम ना तो 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ना इसको हम 3 बना सकते हैं। तो इसका मतलब जब 2 और 3 दोनों ही नहीं हो सकता, तो इसका मतलब उसको यूनिटी करना पड़ेगा। इन दैट केस हम क्या बोलेंगे फिर कि 1 + √5 जो है वो प्राइम है। इसी तरीके से अब दूसरा जो केस है 1 - √-5 वाला, ये भी हम दिखा सकते हैं कि वो प्राइम होगा। अब हम ऐसा हमने ये क्यों शो किया है, उसका रीज़न भी अभी मैं आपको बताऊंगी। नाउ एंड द अदर नंबर्स में प्रूव्ड प्राइम सिमिलरली। अब आप चाहो तो इसी तरीके से बाकी के नंबर्स को भी प्राइम शो कर सकते हो। अब आ जाते हैं, हमने एक नंबर ले लिया 6। अब हमें पता है कि 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 को हम 2 × 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। और एक और तरीका हमें मिल रहा है, q√-5 वाली फील्ड से हमें एक और तरीका ऐसा मिल रहा है जैसे हम 6 को, जिसके प्रोडक्ट से हम 6 बना सकते हैं, जैसे कि ये वाला हो गया। अब आप जानते हो कि यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट नंबर लिखा है वो q√-5 का मेंबर है, जो हमने दूसरा एलिमेंट लिखा है वो भी इसी फील्ड का मेंबर है। तो q√-5 के 2 एलिमेंट से 6 बनाया जा सकता है। आप चाहो तो उसको इसका प्रोडक्ट करके चेक कर सकते हो कि ये आ रहा है या फिर नहीं। सो 1 1 1 हो जाएगा। जब पहले वाले इसको इससे प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा √-5, एंड इसको इससे कर लिया, इसको इससे कर लिया। अब इधर करेंगे तो ये आ जाएगा -√-5, जो आगे कैंसिल आउट कर सकते हैं। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा सिंपली हमारे पास -5 आ जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आ जाएगा 1 - -5, तो ये हो जाएगा 1 नेगेटिव पॉजिटिव, ये आ गया 6। तो हमने क्या यहाँ पर देखा कि एक फॉर्म तो मेरे पास ये वाली हो गई, 2 × 3 करके भी हम 6 बना सकते हैं, और दूसरी हमारी पास ये वाली फॉर्म हो गई, इसके प्रोडक्ट से भी 6 बनाया जा सकता है। और ये जो हमने प्रोडक्ट लिया है, ये एलिमेंट्स कौन से फील्ड से लिए गए हैं, ये एलिमेंट है हमारे q√-5 वाली फील्ड से, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है कि हम किसी भी नंबर को प्राइम के फैक्टराइजेशन में करके लिख सकते हैं, और वो जो फैक्टराइजेशन होता है, वो प्रोडक्ट होता है प्राइम्स का, वो यूनिक होता है, ठीक है। तो आपको कोई और रिप्रेजेंटेशन ऐसी नहीं मिलेगी कि जिससे आप उसका प्रोडक्ट करके बना सको वो नंबर। बट इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में तो हमें 2 ऐसी फॉर्म्स मिल रही हैं जिससे हम 6 को बना सकते हैं। तो क्या प्रॉब्लम आई कि जो ये q√-5 वाली फील्ड है, इसके एलिमेंट ऐसे हैं जिसके प्रोडक्ट से हम 6 बना सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या हो गई, हमारी फंडामेंटल थ्योरम फॉल्स हो गई, क्योंकि यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट डिकम्पोजिशंस जो हैं हमें मिल रही हैं 6 को बनाने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम फंडामेंटल थ्योरम को फॉल्स बता रहे हैं। उसकी यूनिकनेस, उसकी रिप्रेजेंटेशन की जो यूनिकनेस है, उससे ज़्यादा हमें उससे मतलब यूनिक ना मिलके हमें 2 ऐसी डिकम्पोजिशंस मिल गई।
अब इसी सेम तरीके से जो सेकेंड केस है जिसमें हमने बोला कि m की वैल्यू 10 होने पर भी फंडामेंटल थ्योरम जो है वो फॉल्स हो जाती है, वही इसी तरीके से हम नेक्स्ट केस में भी बात कर सकते हैं। अब क्योंकि m की वैल्यू 10 है तो सिंपली आप उसको 4 से डिवाइड करो और आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। सो 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 4। अब इसके इंटीजर्स अगर मैं लूँ क्यू रूट 10 के तो कैसे होंगे, a प्लस बी रूट 10 टाइप के होंगे। फिर से हमने 6 का केस ले लिया, 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, जो आप एलिमेंट ले रहे हो क्यू रूट 10 के एलिमेंट्स जो हैं वो उसी टाइप के दिखाई देंगे। हम ऐसे एलिमेंट्स चूज करेंगे इस फील्ड के सो दैट उनका प्रोडक्ट करें तो 6 आ जाए। तो वही सेम हमने काम किया जो हमने पहले वाले केस में काम किया था कि 4 प्लस रूट 10 और 4 माइनस रूट 10 उसी का जस्ट कॉन्जुगेट यहाँ पर हमने लिया और इसके प्रोडक्ट से भी हमें क्या मिल गया, 6 मिल गया। एंड इट इज़ अगेन इजी टू प्रूव दैट ऑल 4 फैक्टर्स आर प्राइम। चारों फैक्टर्स इस केस में भी प्राइम है, 2, 3, 4 प्लस रूट 10, 4 माइनस रूट 10। अब लास्ट वाले केस में क्या हुआ था कि हमने पहले इस 1 प्लस रूट 5 को प्रूव किया था कि ये प्राइम है सो दैट कन्फ्यूजन ना हो, नॉर्म निकाला और फिर उससे चेक किया। यहाँ पे भी आप सेम काम कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि प्राइम है या नहीं, और तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। तो यहाँ पे चारों फैक्टर्स कैसे हैं, प्राइम है। अब जो यूनिकनेस की बात हुई थी वो चीज़ तो होल्ड नहीं हो रही, दैट मीन्स फंडामेंटल थ्योरम इस केस में फॉल्स आ रही है। दस फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 को हमने लिख दिया जैसे a प्लस बी रूट 10 इंटू सी प्लस डी रूट 10। अब मैं इसका नॉर्म ले लूँ तो यहाँ पर नॉर्म क्या होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे रूट वाला पार्ट तो है नहीं, और इसका नॉर्म करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 10b स्क्वायर, इसका नॉर्म निकालेंगे तो c स्क्वायर माइनस 10d स्क्वायर। अब 4 की अगर मैं बात 4 अगर हम लेते हैं तो 4 को कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 लिख सकते हो, दोनों ही क्या है, प्राइम है, 2 इंटू 2, तो प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर हो गया। अब मैं जो पहले वाला फैक्टर है उसको ले लेती हूँ कि a स्क्वायर माइनस 10b स्क्वायर मस्ट बी प्लस माइनस 2, या तो सिर्फ 2 इंटू 2 नहीं, अगर आप माइनस 2 इंटू माइनस 2 ले लेते हो तो अगेन आपको 4 मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस 2 दोनों का केस बोला गया है। तो अगर मुझे 4 बनाना है इसके इन दोनों का प्रोडक्ट करके तो a स्क्वायर माइनस 10b स्क्वायर मस्ट बी प्लस माइनस 2, या तो प्लस 2 हो जाए या तो माइनस 2 हो जाए। एक और चीज़, आप बार बार कंफ्यूज मत होना कि हम इसी चीज़ को क्यों 2 या 3 बता रहे हैं, जो पहला वाला फैक्टर है उसी को क्यों 2 और 3 बता रहे हैं। तो आप अगर दोनों फॉर्म्स को देखो तो दोनों फॉर्म्स में कुछ भी अलग नहीं है, a और b की वैल्यू तो वैसे भी डिटरमाइंड नहीं है कि वो कोई फिक्स्ड वैल्यू तो है नहीं, वो तो हम इन जनरल ले रहे हैं इस चीज़ को। तो आप किसी भी एक फैक्टर को बोल सकते हो कि ये प्लस माइनस 2 होगा या फिर नहीं होगा। वन मोर थिंग, इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि बार बार हम पहले वाले फैक्टर को ही क्यों बोल रहे हैं कि इसको 2 और 3 होना है या इसको प्लस माइनस 2 होना है। दोनों फॉर्म्स में जो दोनों फैक्टर्स हम ले रहे हैं उनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि a और b भी हमें नहीं पता, c और d भी हमें नहीं पता, दोनों ही फॉर्म्स सेम ही है, ठीक है। तो आप इन जनरल कुछ दोनों में से कोई भी फैक्टर पे बात कर सकते हो कि इसको हमें प्लस माइनस 2 पे बनाना है अगर इसका प्रोडक्ट 4 होना चाहिए तो। एंड सो नेक्स्ट इज एंड a स्क्वायर माइनस 10b स्क्वायर मस्ट बी प्लस माइनस 2 इफ नाइदर फैक्टर इज यूनिटी। दिस इज इम्पॉसिबल बिकॉज नाइदर ऑफ प्लस माइनस 2 इज क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ 10। दोनों में से कोई भी प्लस माइनस 2 नहीं हो सकता। अगर मैं a स्क्वायर माइनस 10b स्क्वायर को जैसे 2 बोल रही हूँ कि ये 2 होना चाहिए, तो हम कैसे लिखें इसको, ऐसे लिख लें a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10b स्क्वायर प्लस 2। और ये जो फॉर्म मैंने लिखी, अगर मैं इसको डिवीजन एल्गोरिदम में देखूँ तो क्या ये डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू में क्वेश्चन प्लस में रिमाइंडर। तो अब मैं अगर इसको कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ, हमने डिवाइड किसको किया है, a स्क्वायर को डिवाइड किया है और रिमाइंडर हमारे पास क्या आया है, 2 आया है, मॉडुलो क्या होगा, 10 होगा। इसने यही तो सेम चीज़ बोली, क्वाड्रेटिक रेसिड्यू। प्लस माइनस 2 जो है वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू नहीं है 10 का। तो अगर मैं कॉन्ग्रुएंस की फॉर्म में लिखूँ तो मैं इसी तरीके से इसको लिख सकती हूँ, a स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 10। अब a स्क्वायर क्या है, किसी एक नंबर का स्क्वायर है, एंड वी नो कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर
2 नहीं ला सकते, ठीक है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखी है। अब -2 का भी केस ले सकते हो, 2 का भी केस ले सकते हो। ये कभी भी क्वाड्रेटिक रेसिड्यू 10 रेसिड्यू नहीं होगा 10 का। क्यों? क्योंकि आप इसका स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हो तो वो 2 नहीं मिलेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज रियल एंड कॉम्प्लेक्स यूक्लिड फील्ड। लेट अस फाइंड द यूनिटीज ऑफ ए क्वाड्रेटिक फील्ड। थ्योरम है लेट के, हमने फील्ड ले ली और ये हमारी एक क्वाड्रेटिक फील्ड है। लेट m इज लेस देन 0। आप देखोगे कि लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यूज होंगी और इसी पर ही फिर थ्योरम बेस्ड है कि m की वैल्यू -1 होती है तो कितनी यूनिटीज होंगी -3 होने पर, या फिर नॉट इक्वल्स टू -1 एंड -3 होने पे कितनी यूनिटीज होंगी। तो k हमारे पास फील्ड है जिस पे अभी तक हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली m की वैल्यू से हमें ये पता चल रहा है कि कितनी नंबर ऑफ यूनिटीज होंगी k की, के फील्ड की कितनी नंबर ऑफ यूनिटीज होंगी। तो आप ये मत समझो कि 4 यहाँ पे यूनिटी की बात हो रही है, यहाँ पे 4 नंबर ऑफ यूनिटीज हैं, ठीक है। टोटल 4 यूनिटीज मिलेंगी अगर m की वैल्यू -1 है या -3 है। तो इस केस में q√m के केस में इस फील्ड में आप देख रहे हो कि हम 2 केसेस पे बार बार बात कर रहे हैं, 2 कॉन्ग्रुएंसेस लेकर चल रहे हैं। पहला कॉन्ग्रुएंस हमारा है m इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 या फिर 3 मॉडुलो 4, और सेकेंड केस हमारा है m इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 4। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारी टो की वैल्यू है वो √m या फिर 1 + √m/2 की होती है। तो दोनों केसेस में अलग अलग है। तो जो पहला केस है उसमें हमने u को मान लिया कि वो यूनिटी है k की, ठीक है। अब u इज ऑल्सो अ एल्जेब्रिक इंटीजर ऑफ k। u की फॉर्म कैसे होगी? जो जैसा फील्ड है वैसा ही उसका एल्जेब्रिक इंटीजर होगा। फॉर सम एल्जेब्रिक इंटीजर x एंड y, m की वैल्यू लेस देन 0 है। नॉर्म ऑफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ k इज पॉजिटिव। ये सारी थ्योरम्स हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं कि किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट का नॉर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होता, नॉर्म हमेशा पॉजिटिव ही होगा। और वो 0 है तो फिर 0 हो जाएगा नॉर्म भी। सिंस u इज अ यूनिटी एंड u अगर यूनिटी है, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर नहीं लिखी हुई, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सिंस u जो है वो हमारे पास u इज यूनिटी, और कोई भी चीज़ यूनिटी है तो उसका जो नॉर्म होता है वो होता है 1। अब u की वैल्यू अगर हम पुट करें तो u क्या है? x + y √m फॉर्म का है। नॉर्म कैसे डिफाइन होता है? x² - my²। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ओके, सो फर्स्ट केस में हमने लिया लेट m नॉट इक्वल्स टू -1। अब यहाँ पर m को हम -1 के इक्वल नहीं रख रहे। चारों केसेस हमें डिस्कस करने हैं जिसके बेसिस पे हम बताएंगे कितनी यूनिटीज़ हैं। तो अगर हम x की वैल्यू लीस्ट वैल्यू भी रखते हैं, लेट्स से अगर मैं 1 भी रखती हूँ तो x² मुझे 1 मिल जाएगा। स्क्वायर है तो हमें नेगेटिव नंबर मिलेगा नहीं। अब बात करें इस -my² की, इसके मोड की, तो ये हमेशा 2 या 2 से ग्रेटर रहेगा क्योंकि m -1 के इक्वल हो नहीं सकता और m की वैल्यू हमें नेगेटिव ही लेनी है क्योंकि m शुड बी लेस देन 0, ये थ्योरम में मेंशन है। तो अब आप m की कोई भी लीस्ट वैल्यू ले रहे हो, -2 भी ले रहे हो, तो मोड की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो मैं कम से कम वैल्यू की भी बात करूँ तो इसका मोड जो है वो 2 या 2 से ग्रेटर होगा। y की वैल्यू अगर आप 1 ले लेते हो, हम लीस्ट कह रहे हैं इसलिए y की वैल्यू अगर आप 1 भी ले लेते हो और m की लीस्ट वैल्यू अगर आप -2 भी ले लेते हो तो मोड यहाँ पर है, तो कम से कम ये वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर रहेगी। अगर y की वैल्यू 0 नहीं होती, y की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये पूरा ही टर्म जो है वो हट जाएगा। अब इस पूरे की वैल्यू, ये जो टर्म हमारे पास है x² - my², इसका नॉर्म किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। और हमने अभी मोड बताया कि इसकी लीस्ट वैल्यू 2 हो सकती है। तो इस इक्वेशन को होल्ड कराने के लिए that this should be is equals to 1, the only option we are left with x² is equals to 1। अब यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करती हूँ तो ये मुझे मिलेगी +-1। तो u हमारे पास क्या हो जाएगा? x + y √m। तो यहाँ पर मुझे कितनी यूनिटीज़ मिल रही हैं? 2।
+-1, ठीक है, 2 यूनिटी मुझे यहाँ पे मिल गई। और ये कौन से केस के लिए मिल रही है? जब m की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूव करनी थी कि इफ़ m इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, कितनी नंबर ऑफ यूनिटीज़ हमें मिलेंगी? दैट इज़ 2। अब आ जाते हैं नेक्स्ट केस पे। एक केस तो हमने ये डिस्कस किया कि जब m की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं है। दूसरा केस क्या हो सकता है? जब m की वैल्यू -1 के इक्वल हो जाए। तो पहले वाले इक्वेशन में अगर m की वैल्यू मैं -1 पुट करूँ तो ये हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये हमारी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी x² प्लस y² में। और अब इन दो का सम क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो x और y की अगर मैं वैल्यू कुछ इस तरीके से हम लें कि x की वैल्यू +-1 में से कुछ भी ले लो, और क्योंकि स्क्वायर करने पे तो 1 ही मिल जाएगा, और y की वैल्यू 0 ले लें, या फिर x की वैल्यू 0 लें और y की वैल्यू +-1 लें, तो ये हमारे पास 4 सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रही हैं। तो जब हम m की वैल्यू -1 लेते हैं तो 4 यूनिटीज़ हमारे पास आती है। पहली है +-1, ये आप x + y√m, इसमें आप x और y की जो 4 सॉल्यूशंस यहाँ पर हमें मिले हैं इनको आप पुट करोगे तो ये 4 यूनिटीज़ आपको मिलेंगी, +-1 और +-i। तो जो नेक्स्ट केस है कि m की वैल्यू -1 होने पर हमें कितनी यूनिटीज़ मिलेंगी? 4। ये चीज़ भी प्रूफ हो गई है। तो ये केस नंबर 1 जो हमने लिया था, दैट m इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 2 और 3 मॉडुलो 4, उससे हमें 2 रिजल्ट मिले हैं। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट केस में, और इसमें केस 2 में हमें लेना है m इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 4। तो हमने लेट कर लिया। अब इसमें टो की जो वैल्यू होती है वो हमें लेनी है 1 + √m/2। u को हमने यूनिटी मान लिया, तो x और y एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि हम u को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसको कैसे कर सकते हैं? ब्रैकेट जो y है उसको हमने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लिया, सो दिस विल बी x + y/2 y √m/2। इसका नॉर्म हम कैलकुलेट करेंगे तो नॉर्म ऑफ, क्योंकि ये यूनिटी है, 1 के इक्वल आएगा, और ये हो जाएगा x² + my²। तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। जैसे हमने पहले वाले केस में प्रोसीड किया था वैसे ही सेम हम प्रोसीड करने वाले हैं। सिंस थ्योरम में गिवन है कि m की वैल्यू <0 रहनी चाहिए, ये कॉन्ग्रुएंस हमारे पास चल रहा है, तो m की जो वैल्यू है हम -3, -7, -11 ले सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंस भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो उस हिसाब से जब मैं 4 से डिवाइड करूँ उसको, तो मुझे मेरे पास रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं m की, -3, -7, -11 एंड सो ऑन। अब फॉर m <-3, अब जो 2 केसेस हमारे पास बन रहे हैं, जो 2 रिजल्ट हमारे पास है वो किस बेसिस पे है कि m की वैल्यू -3 होती है और जब m की वैल्यू -3 ना हो। सो फॉर m <-3, ये जो टर्म हमारे पास है, अगेन हम इसी की बात कर रहे हैं क्योंकि ये तो हमारे पास स्क्वायर की टर्म है, पॉजिटिव वैल्यू हमें मिलेगी। तो ये जो वैल्यू है वो हमें हमेशा >1 मिलेगी अगर मैं m की वैल्यू -3 से भी कुछ -3 से लेस यहाँ पर रख रही हूँ। नेगेटिव रखोगे, नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, और जो लीस्ट वैल्यू हमें मिल सकती है वो 1 से ग्रेटर होगी। और यहाँ पे y 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि y की वैल्यू अगर हम 0 करते हैं तो वो पूरी टर्म ही हट जाएगी। सो फॉर इक्वेशन नंबर 2 टू होल्ड वी मस्ट हैव y इज 0 एंड देन एज बिफोर x इज +-1। अब इसका नॉर्म तो हमें क्या चाहिए? 1 के इक्वल चाहिए, और ये चीज़ तभी फिर सेटिस्फाई होगी क्योंकि ये वाली टर्म ही >1 हमें वैल्यू दे रही है, और हमें चाहिए सिर्फ 1। तो ऐसा पॉसिबल कब हो सकता है? जब ये पूरी टर्म वैनिश हो जाए। तो y की वैल्यू 0 करने पे ये टर्म हट गई और x की वैल्यू हमें मिल गई +-1। तो अगेन हमें यहाँ पे एक रिजल्ट मिल रहा है कि जब m की वैल्यू -3 के इक्वल नहीं होती, हमने तभी तो -3 से लेस केस लिया है, हम m की वैल्यू सिर्फ यही ले सकते थे, -3, -7, -11। तो लेस लेने का मतलब कि अब आप इन सारे वैल्यूज़ की बात कर रहे हो, -3 को छोड़ के इन सारे वैल्यूज़ के लिए हमने डिस्कस कर दिया कि जब m की वैल्यू -3 से लेस होती है, इसका मतलब क्या है कि अब सारे केसेस -7, -11 वाले इंक्लूड हो गए। तो इस केस में हमें जो यूनिटी मिल रही है वो कितनी है? 2। तो एक और चीज़ हमने प्रूव कर दी कि -3 जब m -3 के इक्वल नहीं है तो नंबर ऑफ यूनिटीज़ वी आर गेटिंग दैट इज़ 2। वो कौन सी होंगी? +-1। अब हम लास्ट केस डिस्कस कर लेते हैं जब m की वैल्यू -3 के इक्वल है। तो आप उसको एज इट इज़ इक्वेशन में पुट कर दो। जब हम उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन नंबर
3 हमारे पास आ जाएगा, वेयर m इज इक्वल्स टू -3. नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो टर्म कैसी हो गई 3y²/4. इफ y का जो मोड है दैट इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2, तो ये जो पूरी टर्म हमारे पास होगी वो 3 या 3 से ग्रेटर हो जाएगी. सो फॉर इक्वेशन नंबर 3 टू होल्ड वी मस्ट हैव जो y का मोड है वो लेस देन इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए. ये केस इसलिए डिस्कस किया गया है क्योंकि जो भी सम आ रहा है उसको 1 के इक्वल होना है, क्योंकि ये दोनों टर्म्स सम में है और ये नेगेटिव नहीं हो सकता. y² पॉजिटिव ही रहेगा. तो अगर मैं y का जो मोड है उसको हम 2 से ज़्यादा ले लेते हैं तो इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं होगी. तो इस वजह से हमारा जो y का मोड है वो हमेशा लेस देन इज इक्वल्स टू 1 ही हमें रखना है. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम y की वैल्यू 0 रख के पुट करके चेक कर सकते हैं कि x की वैल्यू क्या आ रही है. अगर y की वैल्यू हम 0 रख रहे हैं तो वही पहला वाला केस x इज इक्वल्स टू +-1 हो जाएगा, क्योंकि y वाले टर्म सारी हट जाएंगी. अगर मैं y की वैल्यू 1 लेती हूँ देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 हम y की वैल्यू 1 लेने पर जो थर्ड इक्वेशन है वो हमारी रिड्यूस हो जाएगी. 1 इज इक्वल्स टू x + हाफ इसका होल स्क्वायर प्लस में 3/4. अब हम इसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे और इसको हम सॉल्व करके लिख देंगे x² प्लस दिस विल बी 1/4 प्लस x प्लस 3/4. अब इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें फिर x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है जिसके बेसिस पे हम यूनिटीज़ बता सकें. तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू x² प्लस x प्लस 1 विच कैन बी रिटन एज बाय कैंसिलिंग 1 and 1. दिस विल बी x² प्लस x इज इक्वल्स टू 0. x कॉमन लेंगे तो x की 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी, 0 या फिर -1. अब ये जो y का मोड लेस देन 1 होने का क्या मतलब है कि इसमें 3 वैल्यूज़ पे हम डिस्कस कर सकते हैं. y का मोड अगर लेस देन इज इक्वल्स टू 1 होना है तो y को हम 0 पुट कर सकते हैं, हम 1 पुट कर सकते हैं, हम -1 पुट कर सकते हैं. ये 3 केसेस पॉसिबल हैं. 2 केसेस का तो हमने देख लिया. तीसरा केस है y इज इक्वल्स टू -1. अब उसी इक्वेशन में जो हमने सॉल्व करी उसी थर्ड इक्वेशन में हम y की जगह पर -1 पुट कर देंगे. देन हमें इक्वेशन मिल जाएगी x² माइनस x इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से भी x कॉमन लेने पर हमारे पास 2 केसेस हो जाएंगे. 1 माइनस x इज इक्वल्स टू 0. पहला x इज इक्वल्स टू 0, दूसरा x इज इक्वल्स टू 1. दस इन दिस केस देर आर 6 यूनिटीज ऑफ k. अब हम इन तीनों केसेस में जो हमें यूनिटीज़ मिली हैं हम इनको काउंट कर लेते हैं. दीज यूनिटीज़ आर +-1, 1 प्लस √3 √-3/2, क्योंकि x के जो आपने x की वैल्यूज़ ली हैं जब आप उसको पुट करोगे तो आपको y की वैल्यूज़ भी मिल जाएंगी. तो ये जो हमारे पास यूनिटीज़ आ रही हैं उसकी फॉर्म कुछ इस तरीके से हो जाएगी. इफ़ वी सेट ओमेगा इज इक्वल्स टू -1 प्लस √-3/2 then these unities are +-1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर. अब ये 6 यूनिटीज हो गई इस केस में. ये जो आपको वैल्यू मिल रही है जैसे 6 किस तरीके से आई है, x की वैल्यू +-1 है, y की वैल्यू 0 है. तो आपको एक सेट ऑफ सोल्यूशन क्या मिला 1 और 0 का. और ये आपको कहाँ पुट करनी है, ये आपको अपने जो हमारी u की फॉर्म है उसमें पुट करनी है, ये वाली. अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि वो हमारे पास वैल्यू आ कैसे रही है रूट में, तो हमारा जो यूनिटी है, जो हमारी यूनिटी है और उसकी फॉर्म कैसे है, इस तरीके से x प्लस y 1 प्लस √m/2. तो जो हमारे पास सॉल्यूशंस आ रहे हैं x की वैल्यू रखने पर, जो पहला सॉल्यूशन हमारे पास आया x की वैल्यू 1 है तो इस केस में y की वैल्यू क्या थी 0. x की वैल्यू -1 है तो दूसरा y की वैल्यू क्या थी 0. ये 2 सॉल्यूशंस हमें मिल गए. y इज इक्वल्स टू 1 वाले केस में हमारे पास ये सॉल्यूशंस आ रहे थे, तो ये हो जाएगा 0 1 -1 और 1. तो यही सारी वैल्यूज़ आपको कहाँ पे पुट करनी है, इसमें. तो आपके पास जो यूनिटीज़ आ रही हैं, जो u की वैल्यूज़ आ रही हैं, वो कुछ इस तरीके से आ रही हैं. अब हमने यहाँ पर ओमेगा सेट कर दिया है सो दैट कि हम इसकी यूनिटीज़ को बता सकें कि इसकी यूनिटीज़ क्या क्या है, +-1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर. इन ऑल द केसेस दीज यूनिटीज़ फॉर्म अ साइक्लिक
ग्रुप। सारे केसेस में यूनिटीज़ क्या कर रही हैं, एक साइक्लिक ग्रुप फॉर्म कर रही हैं। तो जो थ्योरम में नंबर ऑफ यूनिटीज़ की बात हो रही थी कि कितनी नंबर ऑफ यूनिटीज़ आपको मिलने वाली है जब m की वैल्यू -1 हो या उसके इक्वल ना हो, -3 हो या फिर m-3 के इक्वल ना हो। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि m की वैल्यू लेस देन 0 होने पर ये नंबर ऑफ यूनिटीज़ हमने डिस्कस की है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में रिमार्क एंड डेफिनेशन आगे अपनी कंटिन्यू करेंगे, जो कि सिंपल क्वाड्रेटिक फील्ड के बारे में है, उससे रिलेटेड सारी डेफिनेशन और थ्योरम देखेंगे। वी आर अबाउट टू कंप्लीट यूनिट 1। अभी तक की जितने भी लेक्चर्स हैं एल्जेब्राइक नंबर थ्योरी के, जो यूनिट 1 के टॉपिक के हैं, वो सारे आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और इसकी कुछ और 2-3 टॉपिक्स और रह गए हैं, उसके बाद ये यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।